जय हिंद दोस्त। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। दोस्त, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ अपडेट्स आया है। कुछ अपडेट्स जो आया है उसके बारे में इसमें मैं बताया था। बाकी आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाए क्या क्या अपडेट आएगा। जैसे कि आप जान लो दोस्त कि इस वीडियो में जो अपडेट क्या है, अपडेट यह है कि आपके जो री एग्ज़ाम है वो संभावना है कि जून तक करवा दिए जाएंगे। 1 जून से लेके जून एंड तक करवा दिए जाएंगे, इतनी संभावना लगाई जा रही है। अब आप कहेंगे भैया आप कैसे बता सकते हैं कि ये संभावना है? तो भैया इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज ने अपने जो सूचना पत्र जारी करते हैं ना, नोटिस जारी करते हैं, तो उसने एक नोटिस जारी किया। उसमें बताया गया है कि ऐसे ऐसे जो यूपी बोर्ड के व्यक्ति हैं, जो आयोग के सदस्य हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस में जा जा के पता कर रहे हैं कि आपके कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए जगह अवेलेबल है कि नहीं है, उतनी सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है। ये सब चीज़ें अभी प्रक्रिया चालू है। ओके, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोस्त कि आपके जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम है वो जून तक करवा दिए जा सकते हैं। तो दोस्त, उम्मीद करूँगा आप लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ते रहेंगे, कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि ब्रो भाई ढिलाई मत बरतो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं, कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप ये मत समझना कि एग्ज़ाम डेट आपको बहुत दिन पहले बता दी जाएगी, नहीं। एग्ज़ाम डेट आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही बताई जाती, बोल सकते 15 से 20 दिन पहले। तो आप लोग 15 से 20 दिन पहले में कैसे तैयारी कर सकते हो? तो इसलिए मैं पहले से कहता हूँ आपको तैयारी आपको पहले से बना के रखनी है, क्योंकि इसमें फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। फॉर्म तो ऑलरेडी आपके भरे हुए हैं, सिर्फ क्या एग्ज़ाम डेट बताई जानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट के लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे वो लोग, तो मैक्सिमम 15 दिन आपको लगेंगे। ओके, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग उसको करिएगा। और आगे जाने पूरे विस्तार से जानने के लिए वीडियो में तो हमारे रोजगार साथी यूट्यूब चैनल पे आप लोग वहाँ पे पूरी वीडियो इसके बारे में देख लीजिएगा, वो अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग पूरा समझ लीजिएगा कैसे क्या क्या चीज़ है। ओके, नोटिस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे प्रॉपरली दिखा दिया जाएगा। चलिए दोस्त, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्त, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के ही लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 24-25 के लिए और एसएससी जीडी 24-25 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएसजीडी का जो है अक्टूबर तक इसके फॉर्म आने वाले हैं। तो हम लोग उससे पहले अपनी प्रिपरेशन तैयार रखेंगे, तो इससे कोई हमें आगे आने वाले पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। ओके, तो मैं इतना समझूंगा कि आप लोगों को एक गाइडेंस के साथ पढ़ोगे और मन लगा कर यहाँ पे आप अपनी तैयारी करोगे। ओके दोस्त, चलिए दोस्त, हम बात करें अपने इतिहास के बारे में। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ आपको, जाहिर सी बात है आपको पता होगा। तो हम लोग अपने इतिहास के जो एक विषय में थे, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँचे थे मौर्य वंश में, और मौर्य वंश में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अशोक के बारे में हम लोग ज़्यादातर कवर कर चुके थे, थोड़ी बहुत बातें बची हुई थी, जैसे कि अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक के स्तंभ, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अशोक के स्तंभ और अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्त, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, फिर बढ़ते वीडियो में आगे। ओके दोस्त, कर दिया ना? ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब जानते हैं अपने विषय की ओर। विषय क्या है, हम लोग बात करेंगे अशोक के स्तंभों के बारे में कि भैया अशोक के कुल स्तंभ कितने हुए। कुल स्तंभ हमने कहा है कि अशोक के 182 कुल स्तंभ हुए हैं। ये 182 जो स्तंभ हैं वो कितने स्थानों से मिले हैं? तो आप कहेंगे भैया 182 जो स्तंभ है वो हमें 47 स्थान से मिले हैं। कितने? 47 प्लेसेस से हमें ये मिलते हैं। अब ये जब 47 प्लेसेस से मिलते हैं तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ भी होंगे। तो बात करें इसमें से, जैसे बात करें शिलालेख, तो शिलालेखों की संख्या कितनी होने वाली थी? शिलालेख की संख्या होने वाली थी 14। कितनी? 14 शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त हुए। अब बोला जाए गुहा अभिलेख, तो गुहा लेख जो होते हैं वो हमें 4 प्राप्त हुए हैं। और बोला जाए स्तंभ लेख, स्तंभ लेख क्या होता है? जो स्तंभ पे लिखवाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? स्तंभ पे लिखवाए जाते हैं, तो वो क्या स्तंभ लेख हो गए। तो स्तंभ लेख कितने थे? वो थे आपके 7। कहीं कहीं आपको वो 6 मिल जाएंगे, पर यहाँ पे हम बात करेंगे 7। 7वां स्तंभ लेख कौन सा है वो भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्त, आ जाइए वीडियो पे, अब बोर्ड की तरफ देखिएगा, यहाँ पे देखो भाई। ओके, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? शिलालेख के बारे में। तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, हम लोग शिलालेख, सारे शिलालेख नहीं पढ़ेंगे,
जो इंपॉर्टेंट शिलालेख उनको ही हम कवर करेंगे। ओके, क्योंकि सारे पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या, पेपर में पहले 3 और लास्ट के 3 पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बीच में से कभी नहीं पूछा जाएगा। लास्ट के 3 में बात करें 13वां, जो कि कलिंग के युद्ध के बारे में बताता है। कौन से, कलिंग युद्ध के बारे में उसमें विवरण किया गया है 13वें शिलालेख में। कितना शिलालेख है, तो आप कहेंगे भैया शिलालेखों की संख्या हो जाएगी 14। 14 शिलालेख में बात करें, सब प्रथम पहला शिलालेख, तो पहला शिलालेख में क्या बात करी गई है, तो आप बोलेंगे कि पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा करी गई। क्या करी गई, पशु बलि की निंदा करी गई, मतलब पशु बलि देना अच्छी बात नहीं है, पशु बलि देना खराब है, किसके, धर्म के खिलाफ। क्या बोलिए, पशु बलि की, क्या कहेंगे, पशु बलि की इसमें क्या करी गई भाई साहब, कहेंगे पशु बलि की भैया निंदा करी गई है। और क्या कहेंगे आप, और कहेंगे कि अहिंसा के बारे में से बात करी गई है। किसके बारे में, आप कहेंगे भैया कि इसमें अहिंसा के बारे में बात करी गई है। और क्या कहेंगे आप कहेंगे समस्त प्रजा मेरी, क्या है, मेरी, क्या बोला, मेरी पुत्र है। अशोक ने क्या कहा है, अशोक ने अपने जो पहले अभिलेख हैं इसमें कहलाया है, क्या कहलाया है शिलालेख में, कि जो समस्त प्रजा है वो क्या है, अशोक के पुत्र है। समस्त प्रजा को इसने अपना पुत्र बताया है। क्या क्या है, समस्त प्रजा मेरी या मेरा पुत्र है, या कहें तो मेरा परिवार है। क्या कहा है, परिवार है। तो इसने ये बात कही है, किसने, अशोक ने प्रथम अभिलेख में। तो अब बात आती है कि अब अशोक जो है उसने क्या किया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, जो अभिलेखों की शुरुआत किसने करवाई, अभिलेखों की शुरुआत अशोक ने ही करवाया। अभिलेखों का प्रचलन किसने शुरू करवाया, अशोक ने। आप कहेंगे अशोक ने। ओके, फिर कहेंगे दूसरे वाले अभिलेख में क्या, शिलालेख में क्या बोला गया है, दूसरे वाले शिलालेख में बोला गया है पशु चिकित्सा के बारे में। किसके बारे में बात करी भैया, दूसरे वाले पशु चिकित्सा के बारे में बात करी गई है। ओके, और यहाँ पे और हम बात करें इसमें दक्षिण के राज्य के बारे में। दक्षिण के राज्य कौन कौन से, जैसे चोल, चेर और पांड्या, ये 3 राज्य उस समय फेमस थे। तो इन 3 राज्यों के बारे में अशोक ने क्या, अपने शिलालेख, जो शिलालेख नंबर 2 है उसमें उसके बारे में बात करता है। क्या बोलेंगे, दक्षिण के राज्यों के बारे में विवरण। भैया दक्षिण के राज्य कौन कौन से राज्य हैं, तो आप कहेंगे चोल, चेर और पांड्या। कौन से राज्य कहेंगे भैया, तो आप कहेंगे चोल, चेर और पांड्या। ये 3 राज्य थे जो दक्षिण के थे। इनके बारे में हमें अशोक के दूसरे अभिलेख है उसमें हमें विवरण मिलता है, जानकारी प्राप्त होती है। ओके, उल्लेख मिलता है। क्या कहेंगे, उल्लेख या जानकारी या विवरण। ओके, तीसरे शिलालेख में क्या कह रहे हैं, तीसरे शिलालेख में अशोक के जो अधिकारी थे, वहाँ पे जब अशोक का शासन था तो शासन में जो दरबार में अधिकारी कार्यरत थे, जो काम करते थे, उनके बारे में बात करी गई है कि कौन कौन से अधिकारी वहाँ पे कार्यरत थे और क्या क्या करते थे। अधिकारियों के बारे में हमें इसके बारे में विवरण मिलता है। अगर बात करें भैया, इसमें हमें अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि 3-4 प्रकार के अधिकारी रहे, जैसे एक रज्जुक कहेंगे, आप क्या कहेंगे, रज्जुक और युगल। रज्जुक और युगल। अब भैया जो रज्जुक है वो कौन होता था, आप कहेंगे रज्जुक होता है प्रदेशक। कौन, प्रदेशक। प्रदेशक मतलब क्या होता था, आप कहेंगे प्रदेशक का मतलब जो रज्जुक था वो प्रत्येक वर्ष में राज्य में भ्रमण करता था। क्या करता था, भ्रमण करता था और जानता था कि राज्य में किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है। ये सब जानकारी कौन प्राप्त करता था, वो करता था रज्जुक। रज्जुक का काम क्या होता था, पूरे राज्य में 5 वर्ष में भ्रमण करना और पूरे राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ओके, जिसे हम वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं, 5 वर्ष के लिए होता है, पर उस समय का ये अलग पीरियड था। ओके, प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्यों का विवरण करना, भ्रमण करना। क्या कहेंगे, विवरण करना या भ्रमण करना, तो आप कहेंगे भ्रमण करना। ओके, ना कि विवरण करना।
क्या कहेंगे, विवरण करना, नहीं ब्राह्मण करना। ओके, क्या कहेंगे, ब्राह्मण करना। सॉरी मैं भी बार बार विवरण बोल रहा हूँ दोस्त। ओके, अब बात करते हैं तीसरे अभिलेख में, सॉरी तीसरा हो चुका, चौथे अभिलेख में। चौथे अभिलेख में अशोक क्या कहता है, अब अशोक का जो चौथे अभिलेख है उसमें अशोक कहता है ब्रह्म घोष की नीति के बारे में बताता है। कौन सी नीति, ब्रह्म घोष की नीति। कौन सी नीति बोलेंगे भाई, ब्रह्म घोष नहीं, सॉरी भोरी घोष की नीति, जिसे बाद में परिवर्तित किस में कर दिया गया, धम्म घोष की नीति में परिवर्तित कर दिया गया। कौन सी नीति कहेंगे भैया, भोरी घोष। अब भैया ये भोरी घोष की नीति कौन सी होती है, तो आपके बारे में इसके बारे में बताता हूँ अभी, एक मिनट रुको जरा। भोरी घोष के स्थान पर क्या कर दिया, जो भोरी घोष की नीति उसके स्थान पर कौन सी नीति अपनाई, धम्म की नीति अपनाई। क्या कहेंगे आप, धम्म की नीति अपनाई, धम्म घोष अपनाया। तो भैया ये को भोरी घोष की स्थान पर कौन सा घोष अपनाया, धम्म घोष को अपनाया। अब भैया आप कहेंगे भोरी घोष क्या होता है, धम्म घोष क्या होता है, तो आप मैं बता दूं आपको कि भोरी घोष वो नीति थी जब अभिषेक क्या बोलते हैं अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग का जब युद्ध लड़ा था उस समय उसने जो नीति का प्रयोग किया था उसे कहते हैं भोरी घोष की नीति, जिसमें किसी को नहीं देखना, बस प्रहार करते जाना सबके ऊपर। इसमें क्या था, भोरी घोष की नीति, जितना आप आक्रमण कर सको कुछ भी करो, वैसी भोरी घोष की नीति अपनाई थी। और बाद में जब अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन कौन करता है, निग्रंथ। निग्रंथ कौन होता है, अभिषेक किसका, अभिषेक बोला हुआ बार बार सॉरी, अशोक का भाई का पुत्र जिसको हम निग्रंथ के नाम से जानते हैं, वो एक बौद्ध सन्यासी था। उसकी वजह से इसका हृदय परिवर्तन होता है, किसका, अशोक का। और उसके बारे में आगे बढ़ेंगे जब जानेंगे निग्रंथ के बारे में। ओके, तो ये हो गया धम्म, उसने कलिंग में युद्ध के बाद निग्रंथ उसके दरबार में आता है। ओके, तो ये धम्म की नीति। अब धम्म घोष की नीति कौन है, ये बौद्ध धर्म में धम्म घोष की नीति अपनाई जाती है, जिसमें क्या कहते हैं कि मार काट इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कोई इसको नहीं अपनाता है और कोई इस कार्य को नहीं करता है। युद्ध में शामिल नहीं होता राजा बाकायदा अपने आप को, अपनी सेना को लेकर। तो इसको कहते हैं धम्म घोष की नीति उसने अपनाई। ओके, और फिर धम्म महामात्र, एक व्यक्ति, इसमें किसके बारे में बात करें, पांचवें में धम्म महामात्र। महापात्र, सॉरी महामात्र कह रहा हूं, महापात्र के बारे में, किसमें, महापात्र के बारे में, किसमें, धम्म महापात्र के बारे में या महामात्र के बारे में बात करी गई है। महापात्र कहेंगे या महामात्र कहेंगे, बताइए। क्या कहेंगे, महापात्र या महामात्र, कोई नहीं, दोनों कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, महापात्र या महामात्र की बारे में इसमें बात करी गई है। तो हम लोग कितने, 5 किसके बारे में, शिलालेख के बारे में विवरण कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इतना यहाँ तक कि सबको क्लियर है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए भैया, डाउट है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या क्लियर ही करूँगा भाई आपका डाउट। ओके, किसी को डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दें जल्दी जल्दी। ओके, चलिए बढ़ते आगे, आगे जानेंगे और इसके बारे में, जैसे 5 यहाँ पे जान चुके हैं, और के बारे में जानेंगे, जैसे 12, 13 है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर दूँ पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भैया एक बात क्लियर रखना आप लोग कि एग्ज़ाम में पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं रखनी, एग्ज़ाम आपके बहुत करीब आने वाले हैं, तो पढ़ाई पे फोकस ज़रूर रखना दोस्त। बाकी काम दोस्त, पढ़ाई ज़रूरी है, लगातार करते रहना, क्योंकि अगर एक दिन गैप हो गया तो एक दिन गैप आपका 1 महीने के गैप के बराबर होता है। ओके, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग गैप ना करें, लगातार पढ़ाई पे फोकस करते रहें और अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई पे फोकस करें। सभी सब्जेक्ट को महत्व देना, एक किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट को नहीं, सभी सब्जेक्ट को महत्व देना। अगर हाँ किसी सब्जेक्ट में पकड़ आपकी अच्छी है तो उसको थोड़ा कम दे, किसी में कम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दे। ओके, बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग फोकस बनाए रखना। ओके, अब बात करें छठे शिलालेख में। छठे शिलालेख में क्या कहता है, आत्मा, आत्मा पर नियंत्रण, नियंत्रण क्या कहेंगे, आत्म नियंत्रण। क्या कहेंगे, आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण में क्या था कि जो व्यक्ति है या कोई प्रजा का व्यक्ति शामिल होकर कभी भी, अगर कोई मान लो कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो, या फिर प्रजा का कोई व्यक्ति कभी भी राजा अशोक से मिल सकता था। सिर्फ उसको कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती थी, जैसे मिलने के लिए पहले दरबार में आना पड़ेगा, वो सब चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मिल सकता था, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी। क्या कहेंगे कि कोई भी
व्यक्ति या प्रजा से आकर प्रजा का कोई भी व्यक्ति कभी भी क्या कहेंगे, कभी भी मिल सकता था। ओके, यही इसमें ही जन कल्याण की बात कर सकता था। अगर किस लिए मिलेगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ज़रूरी बात है तो उसके लिए मिल सकता था। क्या, अगर कोई जन कल्याण की बात है, जन कल्याण की बात के लिए, या कोई राजा को कोई सजेशन देना हो तो इसके लिए क्या कर सकते, राजा के पास ये लोग जाके मिल सकते थे। तो छठे में हमें किसके बारे में बात कर पता चलती है, आत्म नियंत्रण के बारे में। कोई भी व्यक्ति आके मिल सकता है। शब्द थोड़ा अलग है, शब्द से आप लोग समझेंगे, आत्मा के बारे में नहीं। इसमें इसके बारे में बात करी गई, किसके बारे में, कि कोई भी व्यक्ति राजा अशोक से कभी भी आकर मिल सकता था, सम्राट अशोक से मिल सकता था। अब बात करें किसमें, 8वें में। तो भैया 7वां की छोड़ दिया आपने, 7वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8वां थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8वें क्या कहेंगे, यात्रा का विवरण। जो अशोक ने जो यात्रा करी है उसका विवरण किसमें मिलता है, 8वें में। विवरण सबसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, नहीं कहो कि सब विवरण पर शब्द भी समझ नहीं आ रहा, तो भैया फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विवरण शब्द का मतलब जानकारी। ओके, जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये किस में, ये धम्म यात्रा के बारे में बात करी गई। किसके बारे में, धम्म, क्या कहेंगे दोस्त, धम्म यात्रा। ओके, धम्म यात्रा। तो धम्म यात्रा के बारे में विवरण हमें कहाँ से मिलता है, छठे शिलालेख से, सॉरी 8वें शिलालेख से। छठे शिलालेख से तो हमें आत्मा नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो बात करें 13वें शिलालेख में। अब ये बाकी के शिलालेख मैंने बताया, जैसा कि आपको जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कलिंग, अगर आप बात करेंगे क्या कहेंगे कि भैया अगर 13वां शिलालेख है उसके हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, उसमें हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध कौन सा, जो अशोक के बीच में हुआ था युद्ध, जिसके बाद अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो कौन सा रहेगा, कलिंग युद्ध। क्या कहेंगे आप, कलिंग युद्ध का विवरण हमें इसके बारे में इसमें मिलता है। बात करें भैया 14 का, 14वें में हमें क्या मिलता है, धार्मिक सद्भावना। क्या बोलेंगे, धार्मिक सद्भावना। तो ये तो अशोक के क्या अभिलेखों के बारे में, शिलालेखों के बारे में, जिसमें हमें जानकारी प्राप्त करती है। क्या कहेंगे भाई, धार्मिक सद्भावना। ओके, वापस आ जाइए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, चलिए वापस आते हैं। क्या कहेंगे, धार्मिक सद्भावना। धार्मिक सद्भावना मतलब जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है, किसका, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अशोक क्या है, धार्मिक परिवर्तन में चला जाता है, धार्मिक बातों में ज़्यादा फोकस उसका हो जाता है। जैसे कि पहले किस धर्म को अपनाना शुरू करता है, वो करता है बौद्ध धर्म को अपनाना। किसके कहने पर, जो इसका भाई का पुत्र था जिसका नाम था निग्रंथ, ओके, उसके कहने पर ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म को ये अपनाता है। उसके बारे में कैसे कैसे उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र किसको, चारुमित्रा, संघमित्रा और महेंद्र वर्मा को कहाँ श्रीलंका भेजा था। वो सब बातें हम लोग करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि आपको मैं भटकाने की कोशिश में नहीं हूँ, भटक जाओगे फिर आप कन्फ्यूजन में होगे, भैया ये क्या बता दिया आपने। तो एक विषय वाइज चलेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके दोस्त, चलिए इसको मैं क्लियर कर दूँ, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे स्तंभ लेखों के बारे में, कितने स्तंभ लेख हुए, जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। टोटल स्तंभ लेख कितने, 7 है। ओके, 7 स्तंभ लेखों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, कि 7 स्तंभ लेख जो है वो कौन कौन से स्तंभ लेख हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ओके, स्तंभ लेख, कितने, क्या कहेंगे भैया, 7। कहीं कहीं की कहीं कहीं इनकी संख्या आपको मिलेगी 6, पर मैं आपको बताऊंगा 7वां शिलालेख, स्तंभ लेख सॉरी, कौन सा है। ओके, मैं शिलालेख बोल रहा हूँ बार बार। पहले बात करें दिल्ली, क्या बोलेंगे, दिल्ली टोपरा। कौन सा शिलालेख, दिल्ली टोपरा। जैसा कि इसका नाम ही दिल्ली टोपरा, तो कहाँ पर स्थित होगा, ये दिल्ली में स्थित होगा। कहाँ पर, दिल्ली टोपरा।
तो ये कहाँ पर है, ये आप डीएल से समझ जाइएगा, दिल्ली में। ओके, डीएल मीन्स दिल्ली। ओके, फिर बोले दूसरा, इसको कहेंगे दिल्ली, क्या कहेंगे, दिल्ली और मेरठ। दिल्ली मेरठ, ये पहले कहाँ था, ये पहले मेरठ में था, बाद में कहाँ शिफ्ट हो गया, बाद में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। किसको, दिल्ली मेरठ वाले शिलालेख को, स्तंभ लेख को। ओके, बात करें तीसरे की, तो तीसरा स्तंभ लेख कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौन सा, कौशाम्बी। आप लोग मुझे बताएं कौशाम्बी कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, को बोलेंगे कौशाम्बी। ये भैया ये प्रश्न उन लोगों के लिए जरूरी है जो उत्तर प्रदेश पेपर में तैयारी कर रहे हैं। ओके, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024-25 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिल्ली। अब बात करें चौथे की, तो चौथा आपके कहेंगे लोरिया, लोरिया अराराज। अराराज, तो ओरिया अराराज भैया कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ओरिया अराराज, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। कहाँ पे, बिहार के चंपारण में। क्या कहेंगे, बिहार के चंपारण में स्थित है। ओके, बिहार चंपारण, बिहार चंपारण। अब बात करें पांचवे की, तो पांचवा स्तंभ लेख कहाँ पर है और कौन सा है, तो पांचवा स्तंभ में आप कहेंगे लोरिया नंदगढ़। कौन, क्या कहेंगे, लोरिया नंदगढ़। क्या कहेंगे, लोरिया नंदगढ़। ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे भैया ये भी बिहार में स्थित है। कहाँ पर, बिहार में ही, चंपारण में। तो सेम एक ही जगह पे स्थापित हैं ये दोनों। कहाँ पर, लोरिया, चंपारण, बिहार। ओके, बात करें सिक्स, तो सिक्स जो है वो छठा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे सता स्तंभ लेख, ओस स्तंभ लेख। कौन सा स्तंभ लेख है, ओस स्तंभ। ओस स्तंभ कहाँ पर भैया, तो आप कहेंगे सारनाथ। कमेंट में बताओ सारनाथ कहाँ पर स्थित है। लास्ट जो कि मैं बता रहा था, सातवां स्तंभ लेख कौन सा रहेगा, वो रहेगा रामपुरा, रामपुरवा, सॉरी रामपुरा नहीं, रामपुरवा। कौन सा, रामपुरवा स्तंभ लेख। तो रामपुरवा स्तंभ लेख भैया कहाँ पर है, आप कहेंगे बिहार, सेम चंपारण। क्या कहेंगे, रामपुरा, बिहार, सेम कहाँ, चंपारण में। तो कितने हो गए, 3 हो गए बिहार में। कौन से, कौन कौन से बोलेंगे आप, पहले कहेंगे कि बिहार में होगा लोरिया अराराज, दूसरा लोरिया नंदगढ़, और तीसरा रामपुरा, बिहार, चंपारण। तो ये 3 है जो कि बिहार में स्थित है। और दिल्ली में कौन से स्थान है, दिल्ली में 2 है, एक तो दिल्ली मेरठ और एक दिल्ली टोपरा। तो ये 2 दिल्ली में स्थित है, और बोले तो एक कौशाम्बी में स्थित है और एक उस सारनाथ में स्थित है। कौशाम्बी यूपी, सारनाथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, उसके बाद फिर बढ़ते आएंगे, जानते हैं और कौन कौन से स्तंभ लेख हैं। दोस्त यहाँ पे हमारे स्तंभ लेख कवर हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे गुहा लेख के बारे में। कौन सा लेख, गुहा लेख। यहीं पे कर देता हूँ, गुहा लेख। गुहा लेख भैया, ये गुहा लेख कितनी है, तो गुहा लेख आप कहेंगे, गुहा लेख मतलब जो गुफाओं में लिखे जाते हैं। कौन सी, गुफाओं के ऊपर लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं गुहा लेख। ओके, तो गुहा लेख क्या रहेंगे, गुफा, या फिर गुफा लेख, गुफा, या आप कहें गुहा लेख। तो इसके 2 नाम है। इनकी कुल संख्या आप कहेंगे तो 4 जानेंगे। कितनी संख्या, 4। आपको कहीं कहीं ये 3 मिलेगी, पर जो आयोग इसको मानता है वो 4 संख्याएं मानता है। आप लोग प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बनेगा कि बताओ कि गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 1। तो आप लोग सीधा सीधा जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे वो मारेंगे 4, और उनका आंसर जाएगा राइट। कितना होगा, 4। ओके, कौन कौन से 4 है पहले जानते हैं। 1, 2, 3, 4। ये क्या भैया, 1, 2, 3, 4। अभी रुको, नाम बताता हूँ। पहले में क्या आ जाए, कर्ज। क्या होगा, कर्ज, पहला कर्जा, दूसरा चौपर, चौपर, तीसरा आप कहेंगे सुदामा। कौन सा, सुदामा। भैया ये क्या, ये इनके नाम है। ओके, सुदामा और विश्व
विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, ये इनके नाम है गुहा लेखों या गुफा अभिलेखों के। इनके नाम हमें यहाँ से मिलते हैं, 4 मिलते हैं जिनका नाम हम क्या दिया, एक का नाम कर्ज, एक नाम चोपड़ा, एक नाम सुदामा, एक नाम विश्व झोपड़ी। तो ये 4 हमें मिलते हैं। ओके, ये किससे संबंध रखते हैं, ये बोलेंगे अजीबक संपदा से। किससे? अजीबक, अजीबक संप्रदा। अजीबक संप्रदा किसकी है? सही है, क्या कहेंगे भैया? मखाली गोशाल। आप कहेंगे कि अजीबक संप्रदा जी उसके प्रतिपादक कौन रहे हैं, तो आप कहेंगे मखाली गोशाल। मखाली गोशाल के बारे में मैंने आपको कहाँ बताया था, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको नहीं पता पीछे जाके वीडियो देखो भाई, समझो, फिर मुझे कमेंट में बताओ कि मैंने आपको मखाली गोशाल के बारे में कहाँ बात करी थी। ओके, अब एक बात और आती है, एक स्तंभ आता है जिसको हम सांची के स्तूप के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, ये अशोक ने लिखाया था। किसको लिखवाया था? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। स्तूप तो बहुत है, पर एक अशोक के बारे में जो जानकारी हमें सही से प्राप्त करती है उसमें सांची के स्तूप के बारे में। और ये सांची का स्तूप बहुत अच्छे से किसको संपूर्ण है, ये कुणाल। किसने किया ये, इसके बारे में किसने कहा था कि ऐसे स्तंभ बनवाओ, तो कुणाल ने। किसने कहा? कुणाल ने। कुणाल। ओके, संप्रति। अब बात आती है कि इसने शुरुआत कराई इसको बनाने की, तो अशोक के बारे में जानकारी मिली। तो इसमें ही हम बात करेंगे कि जो बहुत क्या अशोक है उसमें मौर्य साम्राज्य में आखिरी शासक कौन रहा है, किस किसने इसको बनवाया। तो कुणाल के बाद किसने इसको काम शुरू, देखो कुणाल ने काम शुरू करवाया, उसके बाद संप्रति ने इस पर काम किया। किसने किया? संप्रति। संप्रति कौन है? संप्रति भी कौन रहेगा? मौर्य वंश का एक शासक रहेगा, अशोक के बाद वाले, कुणाल के बाद वाले। ओके, अशोक का पुत्र कौन है? कुणाल। फिर कौन रहेगा? बृहदत्त रहेगा, बृहदत्त। और बृहदत्त के बाद हम जानते हैं कि बृहदत्त जो है वो आखिरी शासक था। कौन से आखिरी शासक? किसका रहेगा? मौर्य वंश का आखिरी शासक रहेगा। उसके बाद बृहदत्त की हत्या कौन कर देता था? शुंग। ओके, कुशमित्र शुंग, जो कि फिर शुंग वंश की स्थापना करेगा। ओके, कब? 185 BC में। और ये अंतिम शासक था। मगध पर, क्या कहेंगे? मगध पर जो था अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का, कौन था? मगध साम्राज्य पर। ओके, सम्राट। ओके, आखिरी सम्राट रहा है बृहदत्त, जो कि मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था। अब हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। अब हम कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से बात कर लेते। कलिंग युद्ध मैंने बीच में इसलिए नहीं बताया कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ, लास्ट में बताऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे इसको, क्या चीज़ थी कलिंग युद्ध में, क्या क्या था, कैसे था। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कलिंग युद्ध में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद से। फिर इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, क्या कहेंगे? उसके बाद से इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। अशोक जब शासक बना तो शासक बनने के बाद इसका ये प्रथम युद्ध था कलिंग युद्ध, और इसके बाद से ही इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अशोक कोई सा युद्ध नहीं लड़ता है। क्या कहेंगे आप लोग? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध को हम बात करें तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया भैया? तो आप कहेंगे कलिंग युद्ध 261 BC में। कब लड़ा गया? 261 BC में युद्ध लड़ा गया। कब? 261 BC मतलब कि जब अशोक राजा बना 269 में, उसके कुछ 8 वर्ष बाद युद्ध लड़ा गया। कब? 8 वर्ष बाद, 261 BC में। ओके, क्या कहेंगे आप? अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा गया। ओके, क्या कहें? 8वें वर्ष। में 8वें वर्ष में। ओके, बाद या मई में कर दो। ओके, अब बात करती है कि अशोक जो है, सॉरी, जो कलिंग है वो कहाँ पर स्थित है। कलिंग आप जानेंगे कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा। उड़ीसा जो है उसका पुराना नाम कलिंग है। उड़ीसा का पुराना नाम, ओके, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। अगर हम बात करें भारत के मैप की तो भैया यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। अब हम जानते हैं ये अपना भारत है, मान लो। ओके, यहाँ पे मान लो उड़ीसा है, तो उड़ीसा में ये एक कलिंग नाम का स्थान था। क्या था? कलिंग।
कलिंग जिसे हम वर्तमान क्या कहते हैं, उड़ीसा कहते हैं। अगर बात करें कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा है, पहले उड़ीसा का नाम कलिंग हुआ करता था अशोक के समय पर। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि बात करें कलिंग की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, राजधानी। राजधानी आप कहेंगे, राजधानी कौन सी होती थी, तोशली। क्या कहेंगे, कलिंग जो था उसकी राजधानी कौन सी थी, तोशली। कलिंग की राजधानी थी तोशली। और फिर बात करें उस समय जब कलिंग था तो कलिंग पे शासन किस तरह, किस राजा के बीच और किस राजा के खिलाफ अशोक ने युद्ध लड़ा, तो आप कहेंगे कलिंग पर युद्ध जो शासन था वो शासन किसका था। यहाँ पे दो नाम सामने आते हैं, दोनों नाम में कन्फ्यूजन है, आप कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कौन सा सही रहने वाला है। ओके, राजा, तो राजा भैया कौन था, एक तो पद्मनाथ नाम आता है। क्या नाम आता है, पद्मनाथ। यहाँ पे दो कन्फ्यूजन है, पद्मनाथ और एक कहते हैं, क्या कहते हैं, एक नाम आता है खारवेल। तो यहाँ पे दो नाम है। अब आपको दोनों नाम याद रखने, पता नहीं प्रश्न में कौन सा बन जाए, तो दोनों में से अगर कोई पूछता है तो आप बता दीजिए कि दोनों में से, अगर दोनों का नाम आ रहा है तो ऑप्शन होगा दोनों का, तो दोनों मेरे हिसाब से दोनों तो देगा नहीं, एक ही देगा। क्या बोलेंगे, पद्मनाथ या खारवेल। ओके, आप क्या बोले, ये कौन सी नदी पे किनारे हुआ था भैया, तो आप कहेंगे नदी, नदी आप बोलेंगे कौन सी, दया, दया के किनारे। कौन सी नदी, आप कहेंगे दया नदी के किनारे। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि भैया युद्ध हुआ क्यों, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो युद्ध का कारण क्या था, प्रथम कारण क्या था, तो यहाँ पे दो बात आती है, युद्ध का कारण, तो आप लोग जानेंगे युद्ध का कारण क्या रहा है, प्रेम कहानी। बहुत सी जगह आपको सुनने को मिलेगा, क्या रहता है, प्रेम कहानी। किसकी प्रेम कहानी भैया, आप कहेंगे अशोक की प्रेम कहानी। अशोक की, ओके, अशोक की प्रेम कहानी। यहाँ पे युद्ध बात हमने समझ में आती है कि अशोक की प्रेम कहानी के ऊपर ये बात युद्ध हुआ। अब क्या थी अशोक की प्रेम कहानी, वो मैं आपको कभी बताऊंगा, जब आप फर्स्ट में होंगे तो समझाऊंगा। ओके, चलो यहीं पे कर देता हूँ, भोरी घोष की नीति भी समझा देता हूँ। ओके, अब बात करते हैं नीति। तो अशोक ने कौन सी नीति अपनाई, तो आप कहेंगे भोरी घोष की नीति। कौन सी, भोरी घोष नीति। युद्ध के लिए कौन सी नीति अपनाई, तो भोरी घोष की नीति अपनाई, जो युद्ध के लिए होती है उसके, इसे हम क्या कहते हैं, युद्ध नीति। इसको मैं क्लियर कर देता है ना, तो जगह मिल जाएगी, स्पेस बन जाएगा थोड़ा। ओके, क्या कहेंगे, युद्ध नीति। ओके, अब भैया ये युद्ध होता है अशोक और किसके बीच, अशोक और खारवेल या पूरे पद्मनाथ के बीच युद्ध होता है। जब ये युद्ध होता है तो भयंकर युद्ध होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति आहत पहुंचते हैं। करीब बोला जाए तो लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई है और लाखों की संख्या में लोगों को बंदी बनाया है। कितने लाखों की मौत हुई थी, तो आप कहेंगे 1 लाख व्यक्तियों की मौत हुई थी और 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख करीब लोगों को बंदी बनाया गया था। किसने, अशोक ने बंदी बनाया था, क्योंकि इस युद्ध को कौन विजय हुआ, अशोक इस युद्ध में विजय होता है। ओके, तो कौन बंदी बनाया था, अशोक उनको पकड़ लेता है, और कितने लोगों को, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। ओके, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद का दृश्य क्या था, तो आप कहेंगे भैया कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ, क्योंकि युद्ध तो हो गया, युद्ध के बाद चीजें क्या क्या हुई जानते हैं। तो ये अशोक ने क्या किया, युद्ध के बाद सर्वप्रथम क्या काम किया, धम घोष की नीति अपनाई, धम नीति अपनाई, धम घोष की नीति। क्या कहेंगे, धम घोष की नीति अपना ली। अब ये धम घोष की नीति में भैया क्या होता है, शांति, इसको कहते हैं शांति की नीति। कौन सी नीति कहेंगे आप कहेंगे भैया शांति की नीति। इसमें व्यक्ति क्या रहता है, शांति
से कार्य करता है, कोई युद्ध वगैरह नहीं करता है, शांत स्वभाव का हो जाता है। तो कौन सी नीति अपनाई? धम्मघोष की नीति। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का राज नहीं हथियाना, सब काम छोड़ दिए जाते हैं। कौन, किसने अपना लिया ये नीति? ये नीति अशोक ने अपना ली जाती होगी। अब बात करते हैं, अगर बात करें भैया इस नीति के बारे में, तो नीति जो थी इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली अशोक को कि भैया नहीं, मुझे धम्मघोष की नीति अपनानी चाहिए? तो यहाँ पे एक बात आती है, प्रेरणा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ, एक लड़का हुआ जो कि बौद्ध सन्यासी था। वो बौद्ध सन्यासी क्या होता है, अशोक के दरबार में आता है, और अशोक के दरबार में आके अशोक के सामने जब उसके दरबार में जाता है, जब ये युद्ध हो जाता है, कलिंग युद्ध, तो उसके बाद अशोक के दरबार में आता है वो। तो वो व्यक्ति जब आता है तो अशोक को, जो बच्चा है, बच्चा ही था, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, तो जब वो आता है तो अशोक को वो अपने विचार व्यक्त करता है, अपने मतलब बोलते हैं ना कि अपने विचार देता है और अपना ज्ञान देता है। तो जब अपनी बातें बोलता है अशोक से, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, ज्ञान की बातें बोलता है, तो उस बात को सुन के अशोक तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि कहता है यार इतना सा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या है तुम में। तो ये बच्चा से वो बड़ा ही प्रसन्न होता है अशोक कहता है कि सन्यासी आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लो और आप मेरे साम्राज्य में रहना चालू कर दो। तो वो तो बच्चा था, सन्यासी था, क्योंकि सन्यासी वो ऐसे काम करते नहीं है, तो उसने तो मना कर दिया। फिर उससे पूछा कि आप हो कौन? तो उसने बताया कि मेरा नाम निग्रंथ है और मैं आपके ही भाई का पुत्र हूँ, क्योंकि अशोक का एक भाई था जिसका नाम था सुसीम। ये क्या था? सुसीम का ही पुत्र था निग्रंथ। सुसीम की मृत्यु के बाद निग्रंथ क्या होता था? निग्रंथ बन जाता है सन्यासी। कौन सा? बौद्ध सन्यासी। और बाद में किसको क्या पता था कि अशोक को ये तो ना पता था कि मेरा ही भतीजा जो है मुझसे टकराएगा बाद में, किसके? सन्यासी के रूप में आएगा, वो मुझे ज्ञान देगा। सोचो, एक सन्यासी और एक राजा के बीच में। तो प्रेरणा किससे मिलती है? निग्रंथ से। निग्रंथ कौन सा? निग्रंथ अशोक का भतीजा। क्या था? अशोक का भतीजा, अशोक के भाई का पुत्र जिसका नाम था सुसीम। अशोक के बड़े भाई क्या थे? सुसीम। ये सुसीम का पुत्र था। इसका सुसीम का पुत्र था। अगर बात करें अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली है, तो आप कहेंगे शिक्षा उपगुप्त से। किससे लिया? उपगुप्त से। तो आप कहेंगे शिक्षा लिए उपगुप्त से। और क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे कि पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद जगह कम है। ओके, क्या कहेंगे? अगर बौद्ध धर्म के जो प्रचार किया, फिर उसने शिक्षा ले ली, सब कुछ हो गया, फिर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या कार्य किया इसने, किस किस को प्रचार के लिए भेजा। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोक का। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद से। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने किया क्या? अपने ही पुत्र, जो 3 पुत्र थे उनको, क्या पुत्र और पुत्री, उनको क्या श्रीलंका भेजा। किसके लिए? अशोक धर्म के प्रचारक के लिए, कि भैया आप तुम जाओ अशोक जो क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करो जाके। कहाँ पर? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो आप कहेंगे इसके पुत्र क्या थे? पुत्र चारुमती, संघमित्रा, और क्या कहें? महेंद्र। कौन से? चारुमती, संघमित्रा और महेंद्र। इन्होंने क्या किया? इन्होंने श्रीलंका में किसका प्रचार प्रसार किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहाँ पर किया? श्रीलंका में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। ओके, सबसे पुराना नाम श्रीलंका का। ओके, अभी वर्तमान में हम इसको श्रीलंका कहते हैं, पर उससे पहले श्रीलंका का क्या नाम था? यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब और जानते हैं, जैसे कि बात करें गांधार में कौन व्यक्ति ने जिसने क्या किया? प्रचार प्रसार किया। तो एक व्यक्ति आता है जो जिसका नाम है मज्जिदिक। क्या? मज्जिदिक। मंजितिक जो व्यक्ति, उसने क्या किया? गांधार में इसका प्रचार प्रसार किया। किसका? बौद्ध धर्म का।
और फिर एक व्यक्ति आता है जिसने क्या किया, जिसने हिमालय वाले जो क्षेत्र है उसमें प्रचार प्रसार किसका किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसने किया, मध्यम, क्या कहेंगे, मध्यम। मध्यम ने कहा किया भैया, तो आप कहेंगे मध्यम ने हिमालय वाले क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करता है। इसके बाद जैसे मैंने बताया अशोक का युद्ध कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन जब हो जाता है तो कलिंग अशोक बताता है, अशोक अपने क्या कलिंग युद्ध के बारे में विवरण देता है। क्या कहता है, अशोक के अनुसार कलिंग युद्ध में लोगों को मारे गए थे। लोग मारे गए थे। तो क्या कहेंगे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बंदी बनाए गए। तो अशोक के अनुसार क्या कहता है, अशोक कहता है कि लगभग कितने 1 लाख लोग मारे गए। और क्या कहेगा, 1.5 लाख क्या बंदी बनाए गए। क्या कहेगा, बंदी बनाया गया, उनको बंदी बनाकर अशोक के दरबार में लाया गया इन लोगों को। तो ये थी, अशोक ने अपने विवरण में कहा है कि इतने लोग बंदी बना लिए गए थे। सोचो कितना बड़ा युद्ध होगा कलिंग युद्ध। उसके बाद से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को त्याग करना शुरू कर देता है। चलिए लास्ट टॉपिक है, थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद वीडियो अपनी समाप्त होगी। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद और आगे। अगर बात करें तो अशोक ही वो व्यक्ति जिसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख खुदवाए थे। क्या करता है, लिखवाए थे। और क्या बात आती है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अशोक का जो नाम है, आप देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, इसे हमें कहाँ से मिलते हैं, ये गुजरा अभिलेख से या फिर किसे क्या कहेंगे, गुजरा अभिलेख या मास्की अभिलेख से, दोनों में से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब आप लोगों के प्रश्न में दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भैया कभी अशोक बोध गया था क्या, या बोलें कि कभी अशोक बोध गया क्या, लुम्बिनी गया। तो आप कहेंगे कि ये जो स्थान थे के बौद्ध धर्म से संबंधित रखते थे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते, तो अशोक जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म को इसने अपनाया तो वहाँ पे जरूर जाएगा घूमने के लिए। तो कहाँ गया ये, बोध गया। कहाँ गया, बोध गया। अशोक अपने कितने 10वें वर्ष, 8वें वर्ष में तो युद्ध हुआ था, 10वें वर्ष बोध गया। क्या गया, बोध गया था। ये तो राइमिंग बन गई भाई, बोध गया था। क्या गया, बोध गया था। और फिर क्या हुआ, अशोक अपने कितने 20वें वर्ष, क्या कहेंगे 20वें वर्ष, 10वें वर्ष बोध गया तो भैया 20वें वर्ष कहाँ गया, लुम्बिनी गया। कहाँ गया, लुम्बिनी गया। अच्छा ये बताओ, लुम्बिनी की घटना मुझे बताओ, लुम्बिनी में क्या हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी या जन्म हुआ था, बताओ मुझे एक बार, लुम्बिनी में क्या हुआ था। ओके, फिर क्या कहेंगे, अशोक की उसके कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों बाद, कब 232 BC में, क्या कहेंगे 232 BC में अशोक की मृत्यु हो जाती है। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया 232 BC में, कहेंगे 232 BC में मृत्यु, 232 BC में किसकी, अशोक की मृत्यु हो जाती है। अशोक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ अन्य जानकारी है जो अशोक के बारे में है, उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्या कहेंगे, अन्य जानकारी। अन्य जानकारी में सबसे पहले बात करें, सबसे छोटा स्तंभ, क्या बोलेंगे, सबसे छोटा स्तंभ। स्तंभ लेख, कौन सा लेख, स्तंभ लेख। तो आप कहेंगे भैया सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा रहेगा, आप कहेंगे रम्मू नुदुई।
रमुनुदुई, ये सबसे छोटा अभिलेख क्या रहा है, स्तंभ लिख रहा है रमुनुदुई। रमुनुदुई कौन सा सबसे छोटा स्तंभ लिख रहा है। भाई बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। बात करें अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसमें क्या कहा गया, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी, कौन सा शीर्षस्थ अधिकारी को, कार्य को क्या कहा गया, क्या 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 पुकारा गया, शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ, तीर्थ या फिर महामात्र, जिसके बारे में हमने बात करी थी, महामात्र के बारे में, महामात्र कहकर पुकारा गया। और क्या कहेंगे आप लोग, और क्या कहेंगे महामात्र की जो संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 18। संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 18 संख्या उन लोगों की थी। ओके, तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती वो कौन सी, आप कहेंगे ग्राम। क्या कहेंगे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, क्या कहेंगे भैया, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी, ग्राम। अच्छा, ग्राम तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होगी। ओके भैया, अब ग्राम का जब मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण। क्या कहेंगे, ग्राम के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुखिया को ग्रामीण कहते हैं। किससे संबोधित किया गया है, तो आप कहेंगे भैया जो मुखिया उसको ग्रामीण कह के संबोधित किया गया है। किसको, मुखिया को ग्रामीण कह के संबोधित किया गया है। और क्या बात रहेगी भैया, बात करें प्रति, क्या कहेंगे, प्रति। तो प्रति को क्या कहते हैं, प्रति को वहां पे कहते थे चक्र। प्रति को क्या कहते हैं, चक्र। चक्र कहा गया है, क्या कहा गया, चक्र कहते हैं। अगर बात करेंगे संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या आप कहेंगे 5। प्रति की संख्या कितनी है, 5, जिसको हम चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर एक दो बातें बची हैं उनको भी मैं यहीं पे, चलो क्लियर नहीं करता, यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, थोड़ी थोड़ी जगह बना के मैं ऊपर वाला क्लियर कर देता हूँ, नीचे आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, चलो मैं पूरे क्लियर करता हूँ भाई, वीडियो पॉज करके लिख लेना। ओके, अगर बात करें गुप्तचर, गुप्तचर की क्या कहते हैं, गुप्तचर को क्या कहते हैं, गुप्तचर को इसके नाम से, किस नाम से बुलाते हैं, गुड़ पुरुष। क्या कहते हैं, गुड़ पुरुष। गुप्तचर को किस नाम से पुकारा करते थे, गुड़ पुरुष कहा करते थे। क्या कहते थे, कहा गया। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो भैया, क्या कहेंगे, सरकारी जो भूमि थी उसको क्या कहते थे, सरकारी भूमि को कहते थे हम लोग सती भूमि। क्या कहते थे, सरकारी भूमि को बोलो क्या कहते थे, सरकारी भूमि को सीता भूमि, सती बोला सर, सीता भूमि किस नाम से बुलाते थे, सीता भूमि के नाम से कहते थे। सीता भूमि कहा जाता था। ओके भैया, क्लियर। चलिए, और क्या कहेंगे, अब बात आती है आखिरी और लास्ट कि मौर्य शासनकाल कुल कितने वर्षों तक चला। आप कहेंगे मौर्य शासनकाल कुल 137 वर्षों तक चला। मौर्य शासनकाल एक 137 वर्षों तक चला। आखिरी शासक, आखिरी अंतिम शासक मैंने बता दिया आपको, ब्रह्मदत्त। कौन हुआ, बृहदत्त। ओके, बृहदत्त जो हुआ वो अंतिम शासक हुआ। इसके बाद इसकी हत्या कर देता कौन, पुष्यमित्र शुंग, जो फिर शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन, शुंग वंश की स्थापना इसके बाद हो जाएगी, शुंग वंश। बात ओके दोस्त, यहाँ तक हम लोगों ने क्या, मौर्य साम्राज्य को पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं, सब कुछ उसके बारे में एक एक बात जान चुके हैं। यहाँ तक मैं समझूंगा आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, कोई आपका प्रश्न नहीं बनेगा इसके बाद से।
तो मैं समझूंगा आपको क्लियर हो चुका होगा, और क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ भैया क्लियर है मौर्य साम्राज्य। कहीं से भी प्रश्न आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ओके, क्योंकि दोस्त मैंने पूरी कोशिश करी कंटेंट इतना अच्छा देने की आप लोगों को कि आपकी कोई कमी ना छूटी, और आप पेपर में जब बैठे तो आप सबसे पहले ये प्रश्न बोले क्या प्रश्न आया है। प्रश्न को देख के आप लोग ना घबराएं। ओके, उम्मीद करूँगा अच्छी होगी वीडियो, सब समझ में आएगा सारा कुछ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।